हेलो एवरीवन। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू पार्ट ऑफ यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इजी से टफ़ की तरफ बढ़ते हुए हम और कुछ इजी जो है एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको एमसीक्यू के ऊपर आपकी कमांड बन सके और एग्ज़ाम में एमसीक्यू को आप इजीली सॉल्व कर सको। सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है अ स्टेडी करंट flows through a metallic wire whose area of cross section is A increases continuously from one end of the wire to the another। क्वेश्चन में है कि करंट जो है वो मूव कर रहा है किसी मेटेलिक वायर में जिसका एरिया ए है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ ए कैन बी। हमने वी डी का जो उसके साथ रिलेशन है, ठीक है, मतलब वी डी मीन्स उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ठीक है, एरिया के साथ कैसे रिलेट करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन हेयर। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहले देख लें कि वी डी का जो है एरिया के साथ क्या रिलेशन है। सो वी नो दैट जो करंट है, ठीक है, दैट इज करंट इज इक्वल्स टू ई एन ए वी डी। और अगर हम यहाँ से वी डी फाइंड करें तो वी डी इज आई अपॉन ई एन ए। इट मीन्स कि वी डी जो है वो एरिया की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर एरिया इंक्रीज करेगा इट मीन्स आपका वी डी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए, इस साइड ए है, इस साइड वी डी है। तो अगर एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है, एरिया इंक्रीज करेगा तो वी डी डिक्रीज करेगा, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is next is 12th question। so 12th question में क्या बोला है, the electric field E and current density J have relation। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, that is electric field E and current density J have relation। इनमें क्या रिलेशन है ये जस्ट हमने बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये जब थ्योरी पोर्शन किया है हमने, तब हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू रो इंटू जे। ठीक है, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीन्स E जो है वो J के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, J इज़ अ करंट डेंसिटी, ठीक है, E इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आई थिंक B इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज next one is the mobility of the charge carriers increase। so mobility के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, mobility of a charge carrier increase, मोबिलिटी की बात करनी है। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम। एवरेज कोलिजन टाइम इंक्रीज हो जाए मीन्स रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकेंड, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, इंक्रीज इन मास ऑफ द चार्ज। ठीक है, डिक्रीज इन चार्ज ऑफ द मोबाइल कैरियर्स। ठीक है, चार्ज के डिक्रीज होने पर वो डिक्रीज होगी। ठीक है, सो पहले तो मोबिलिटी का रिलेशन देख लेते हैं विद रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस इज इक्वल्स टू क्यू टो अपॉन एम। इट मीन्स कि वो म्यू जो है मोबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड टो। मीन्स अगर क्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है डिक्रीज हो रही है मोबिलिटी अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मास की, ठीक है, मास अगर इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ डिपेंडेंस नहीं है। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, द करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। मीन्स करंट है आपको दिया 10 एम्पियर
ओके, एंड एरिया इज 5 mm स्क्वेयर। ओके, विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी आपको गिवन है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर इज, हमने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द रिलेशन ऑफ आई विद वी डी, ENA/VD, ये हमने रिलेशन ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू, n का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा I/EA/VD। ओके, सो I की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 10। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। एरिया इज ऑल्सो गिवन, एरिया जो है वो mm में दिया है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इन मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एरिया को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 × 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 10⁻⁻6 एंड VD इज 2 × 10⁻³ So on solving we get 625 × 10⁻25। ठीक है, तो n हैव नो यूनिट, तो n की वैल्यू आ रही है 625 × 10⁻25। सो यहाँ पर ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the drift velocity Vd varies with intensity of electric field as per the relation। जो Vd है, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है ये हमने बताना है। फर्स्ट इज Vd। अब Vd का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिलेशन हमने देखना है। वी नो दैट Vd किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू E/τ/m। ठीक है, इट मीन जहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि Vd जो है वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर रिलेशन भी E के साथ ही पूछा है, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं MCQ हैं, दैट आर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर वेरिएशन रजिस्टिविटी का कैसे आता है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो रजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सो कंडक्टर के केस में जो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सेमीकंडक्टर में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है या रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है उसमें कंडक्टिविटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इस केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, एंड सेमीकंडक्टर के केस में जो है वो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो लेट्स सी। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज फॉर बोथ, ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। डिक्रीज फॉर बोथ, ये भी नहीं होगा। सी इज इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, मान सकते हैं। डिक्रीज फॉर कंडक्टर, नो, तो डी भी ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है या रजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर के केस में इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक आप बोला है यहाँ पर, एंड डिक्रीज होगी फॉर सेमीकंडक्टर केस। ओके, सो सी इज द राइट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको दो वेरिएशन दिया है टेम्परेचर, अभी हमने डिस्कस किया कि जहाँ पर दो टेम्परेचर दिए हैं, टी डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। ठीक है, हमने मटेरियल ए और बी आइडेंटिफाई करना है कि ये कंडक्टर हैं, ठीक है, या फिर सेमी कंडक्टर हैं, व्हाट दे आर। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस ग्राफ की, टेम्परेचर देखो यहाँ रजिस्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अगर रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर अगर रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, अभी हमने देखा। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा केस है, सेमीकंडक्टर का केस। और टेम्परेचर बढ़ने पर जो है रेजिस्टेंस
इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो गया, कंडक्टर वाला केस, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये हमारा होगा ए इज अ सेमी कंडक्टर एंड बी इज अ कंडक्टर। बट यहाँ पर जो है हमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली पूछा है, ठीक है। एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली है, जैसे मटीरियल ए इज अ कॉपर, ए इज अ कॉपर, ये तो सेमी कंडक्टर है बट कॉपर इज अ कंडक्टर, तो ये तो गलत हो गया। मटीरियल ए इज जर्मेनियम एंड मटीरियल बी इज कॉपर, ये बिल्कुल सही है, कॉपर है, ठीक है। तो ए जर्मेनियम भी एक सेमी कंडक्टर ही है। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। मटीरियल ए इज नाइक्रोम एंड मटीरियल बी इज जर्मेनियम, ठीक है। मटीरियल बी जर्मेनियम तो है नहीं क्योंकि ये तो कंडक्टर है, ठीक है। जर्मेनियम तो एक सेमी कंडक्टर है, ये भी गलत हो गया। मटीरियल ए इज कॉपर, ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि कॉपर जो है फर्स्ट वाला तो सेमी कंडक्टर है, तो यहाँ कॉपर इज कंडक्टर। सो बी इज अ राइट ऑप्शन हियर, ओके, बी इज अ राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the resistance of the wire at temperature T degree Celsius and 0 degree Celsius are related by। तो अगर थ्योरी पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा है ढंग से तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, ठीक है, दैट इज R इज इक्वल्स टू T, दैट इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। इनमें प्लस आता है, स्केयर तो कहीं भी नहीं होता, यहाँ भी स्केयर नहीं होता, माइनस साइन भी नहीं होता, तो बिल्कुल इजी है यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना। 19 का यहाँ पर आंसर क्या है, ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 20th जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेजर एज 2 ओम। दो रेजिस्टेंस हमें दी है, ठीक है। वन दी है आपको 2 एंड अनदर दी है आपको 3। एक दी है एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरी है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका फाइंड करना है, ठीक है। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो फॉर्मूला, जो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज आर इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो हमने अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो दो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बन जाती हैं फॉर R1 एंड फॉर R2, ठीक है। सो R1 के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाती है, दैट इज यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू R0 इज नॉट गिवन हियर, 1 प्लस एल्फा हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर 10, ठीक है। सो 10 अल्फा आ गए यहाँ पर। एंड सेकेंड इज 3 R0 1 प्लस यहाँ पर कितना टेम्परेचर दिया है 30, तो 30 अल्फा हम ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने अल्फा फाइंड करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी रेशो ले लेते हैं। तो रेशो जब लोगे दैट इज 2/3 विच इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस 10 अल्फा अपॉन R0 1 प्लस 30 अल्फा, ओके। ये तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करनी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 1 प्लस 30 अल्फा 3 1 प्लस 10 अल्फा। ऑन सॉल्विंग 2 प्लस 60 अल्फा एंड 3 प्लस 30 अल्फा, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा 30 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1/30, ओके। तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। सो अल्फा की वैल्यू ओवरऑल आपके आ जाएगी 0.033 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर सेल्सियस, ओके। सो आपका ऑप्शन यहाँ पर होता है ए, ठीक है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव ही आया है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, ठीक है। 21st क्वेश्चन देखें। 21st क्वेश्चन में है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वायर इज दिस। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है, ठीक है। अल्फा इज 0.00125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर सेल्सियस। एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है उसका, 27 डिग्री सेल्सियस। Its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance become 2 ohm. हमने टेम्परेचर फाइंड करना है जब उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए,
ठीक है। सो अलग अलग रेजिस्टेंस और अलग अलग टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो हम इसको बिल्कुल इजी वे से निकालेंगे, ठीक है। दैट इज T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। R2 हमारे पास 2 दी है, R1 हमें दी है 1, R1 दैट इज 1 और अल्फा की वैल्यू आपको दी है 0.00125। ओके, ये गिवन है वैल्यूज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज 800, ठीक है। ऑन सॉल्विंग वी गेट 800, ठीक है। सो ये रिजल्ट आ गया। हमने फाइंड करना है यहाँ पर T2, तो T2 कितना आ जाएगा 800 प्लस 27, तो ये आ गया आपका पास 827 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गया आपका टेम्परेचर। बट यहाँ पर ऑप्शन में जो है टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है, तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देने हैं 273, तो वी गेट 1100 केल्विन टेम्परेचर। ओके, सो ऑप्शन B is correct. So these are the 10 MCQ from Unit 2 Current Electricity. Thank you.